वेलकम टू द ग्रेट वर्ल्ड वॉर। तो अब हम ये देखने लगे थे कि ये जंग यूरोपियन लैंड वॉर से बढ़कर एक्चुअल वर्ल्ड वॉर बन गई थी। बोथ लैंड और सी में जापान और ब्रिटेन में अलायंस था 1902 से, और जापान ने डिमांड किया जर्मनी से कि वो विड्रा कर अपनी वारशिप चाइनीज़ और जापानीज़ वाटर से और सिंगटाओ की पोर्ट को हैंड ओवर करे। अगस्त 23 को जापान ने जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी। जापानीज़ ने 23,000 ट्रूप्स को 2 सितंबर को सिंगटाओ की सीज के लिए उतारा, जो ऑटम के एंड तक जारी रही। काइजर विल्हम ने कहा, ये मुझे ज़्यादा शर्मिंदा करेगी कि सिंगटाओ को जापान को सरेंडर रशिया को बरने देने से भी ज़्यादा। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इंगेजमेंट की जंग की और ऑक्यूपाई किया जर्मन समूह को 29 अगस्त को वहां के रेडियो स्टेशन को हासिल करने के लिए। ये ऑक्यूपेशन फाइटिंग के बगैर हुई, लेकिन वार पैसिफिक तक पहुंच गई। ये पहला सीजन नहीं इस जंग का। जर्मन कॉलोनी टोगो ने सरेंडर किया ब्रिटिश और फ्रेंच को 3 दिन पहले। ब्रिटिश को अपने होम आइलैंड में डेंजरस टाइम देखना पड़ा, क्योंकि सारी ब्रिटिश प्रोफेशनल आर्मी को बेल्जियम भेजना पड़ा और जर्मनी के पास काफ़ी ट्रूप्स थे कि वो इंग्लैंड के ईस्ट में उतार सकती थी और इन्वेजन हो सकती थी, और लिटिल लक के साथ रॉयल नेवी को भी धोखा दिया जा सकता था। लेकिन 28 अगस्त को हॉलीलैंड में 3 जर्मन क्रूजर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिश के हाथों, एक शिप संक करवाए बगैर। इसने सारा थ्रेट ख़त्म कर दिया। ये पहला रियल नेवी इंगेजमेंट था वार की। सो अब ये एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर बन गई थी, जो 3 कॉन्टिनेंट्स में हो रही थी, जिसने नई प्रॉब्लम्स क्रिएट की, मॉडर्न वारफेयर की, जिसमें ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सप्लाईज और इवन लैंग्वेजेस की थी। इनका स्केल इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तो ब्रिटिश और फ्रेंच इकट्ठे हो रहे थे दोबारा पेरिस में, जब जर्मन एडवांस कर रहे थे। जर्मन ईस्ट की तरफ भी एडवांस कर रहे थे, इस होप में कि रशिया तक धकेला जा सके, और साउथ में रशिया एडवांस कर रहा था ऑस्ट्रियंस को इनकी एम्पायर तक पुश करने के लिए। 2 हफ्ते पहले रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई थी टैननबर्ग की बैटल में। जर्मन इसका एडवांटेज उठाना चाहते थे, लेकिन तब से कोई मेजर बैटल नहीं हुई। 9 सितंबर की मॉर्निंग को जर्मन आर्मी ने फ्रांस से आए हुए ट्रूप्स के साथ रशियंस को अटैक किया और दोबारा इन्हें मैसोनियन लेक पर क्रश किया। रशियन आर्मी ने कंप्लीट और टोटल डिस्ट्रक्शन ही बचा पाई, और अपने रिट्रीट की रिमार्केबल स्पीड होने की वजह से वो 40 किलोमीटर एक दिन के अंदर तय करके जर्मन को पीछे छोड़ रहे थे। ये 2 विक्ट्रीज हिस्टोरिकल थी, स्पेशली टेनिनबर्ग, और इन्होंने सारी रशियन ट्रूप्स को जर्मन सॉइल से निकाल दिया। इन्होंने वक्ती तौर पर रशियन न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी को भी ख़त्म कर दिया। रशिया के पास स्टिल स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन जर्मनी को अब ख़तरा नहीं था कि वो एंडलेस और रशियन आर्मी के ख़िलाफ़ हारने का। रशियन पीपल काफ़ी डीमोरलाइज हुए अपनी कैटेस्ट्रॉफिक डिफीट्स के जर्मनी के हाथों, और ऑस्ट्रिया हंगरी को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त ना देने पर भी। बैटल ऑफ गैलिसिया में, जो 11 सितंबर को ख़त्म हुई थी, ये नाम इन सारी बैटल्स को दिया गया जो पिछले कुछ हफ्तों में लड़ी गई ऑस्ट्रियन ऑफेंसिव के दौरान रशियन टेरिटरी में रशिया ने 1,30,000 प्रिजनर्स और 3,24,000 ऑस्ट्रियन कैजुअल्टीज हुई। आपने सही सुना, 3,24,000। तो ऑस्ट्रियन चीफ ऑफ स्टाफ कॉनरेड वन हार्टलिंडोर्फ ने रशिया की आर्मी से बहुत छोटी आर्मी के साथ अटैक किया। सो ये फेलियर रशियन आर्मी ब्रेनियस से ज़्यादा ऑस्ट्रियन इनकॉम्पिटेंस की वजह से था। ऑस्ट्रियन आर्मी 160 किलोमीटर रिट्रीट कर गई कारपेथियन माउंटेन्स की तरफ। इस हफ्ते के दौरान लंदन में पैक्ट हुआ, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ने एग्री किया कि इनमें से कोई भी ऑस्ट्रिया हंगरी या जर्मनी के साथ सेपरेट पीस नहीं करेगा, वो एंड तक फाइट करेंगे। वेस्ट में तो ऐसा लग रहा था कि वो एंड तक आ गए हैं, क्योंकि जर्मन्स 2 हफ्तों से पेरिस की तरफ एडवांस कर रहे थे और इस ऑफेंसिव की फाइनल बैटल आने वाली थी। इस पॉइंट पर जब जर्मन्स पेरिस तक पहुंच गए थे, फ्रांस के पास फाइनली कुछ एडवांटेज आए थे। अपने मैसिव लॉसेस के बावजूद फ्रांस ने नई रिक्रूटिंग की थी, जबकि जर्मन्स काफ़ी थक गए थे। वो 33 स्ट्रेट दिनों तक एडवांस कर रहे थे। जर्मन्स
ब्रिटिश रिट्रीट को फॉलो कर रहे थे पेरिस की बजाय नॉर्थ ईस्ट और साउथ मान रिवर के। इसकी वजह से इन्होंने अपनी सप्लाई लाइन्स को काफ़ी लंबा कर दिया था और अपने चांस को लूज़ कर दिया था पेरिस को लेने के। मार्न के साउथ में ब्रिटिश और फ्रेंच प्रिपेयर कर रहे थे बैटल के लिए और बैटल ऑफ मार्न सितंबर 5 1914 को शुरू हुई और ये बैटल ब्रिटिश और फ्रेंच अफोर्ड नहीं कर सकते थे लूज़ करना। इस बैटल में 2 मिलियन सोल्जर्स इंगेज थे। फ्रेंच अपनी रेलवेज को यूज़ कर रहे थे कॉन्स्टेंटली नई पोजीशंस और जर्मन्स को आउट मैन्यूवर करने के लिए। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम ना होती अगर जर्मनी के पास बेटर कम्युनिकेशन होती, लेकिन माल्ट के कॉबलेंस में था जो 500 किलोमीटर दूर था और इस सिस्टम को फॉलो करता था डिसेंट्रलाइजेशन के, जिसमें जनरल्स वो कर सकते थे जो इन्हें सही लगे। ये काफ़ी अमेजिंग है कि जर्मन्स यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन इनके ऑफिसर्स को यही नहीं पता होता था कि दूसरे ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं। इंटायर बैटल ऑफ मार्न के दौरान मॉल्टके और जर्मन हाई कमांड ने कोई भी ऑर्डर इशू नहीं किया। जर्मन्स के पास 2 आर्मी थी यहाँ पर। एक वेस्टर्न वन अंडर जनरल वॉन ब्लो को मजबूर होना पड़ा नई लाइन बनाने में नॉर्थ साउथ फेसिंग पेरिस ताकि फ्रेंच एडवांस को डिफेंड किया जाए। वॉन ब्लो ने अपने लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रूप्स को मूव किया काउंटर अटैक करने के लिए। इस काउंटर अटैक ने गैप को ओपन किया वॉन ब्लो और ईस्टर्न आर्मी अंडर वॉन क्लुक में, और इस गैप में ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स खड़ी थी जो कॉशियसली एडवांस कर रही थी। वॉन ब्लो की आर्मी को अब कट ऑफ कर दिया गया था वॉन क्लुक की आर्मी से, जिसमें कम्युनिकेशन तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंस थी। 14 को मॉल्टके को रिमूव कर दिया गया कमांड से। इसे एंड में पता लग गया था कि अनबियरेबल कैजुअलिटीज़ का इसके पिछले कुछ हफ्तों के ऑर्डर से पता चलता था कि वो वाकई ही टूट रहा था, लेकिन इसकी लिए सिंपैथी नहीं होनी चाहिए क्योंकि दुनिया में किसी ने कॉनरेड के अलावा जहाँ को लाने की इतनी कोशिश नहीं की थी जितनी इसने की, लेकिन वो अपनी नेशन की कमांड में इनकैपेबल साबित हुआ। इस हफ्ते 3 ऑफेंसिव ख़त्म हुए, वार के ज़्यादा पेटदार पैटर्न सेट हुए। सो अगले हफ्ते अभी तक की सबसे ख़तरनाक किस्म की जंग का आगाज़ हुआ, वो है ट्रेंच वारफेयर। तो जर्मन मान रिवर के से रिट्रीट कर रहे थे जहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिश की तरफ से इन्हें रोका गया था, लेकिन वो हार से बहुत दूर थे। ईस्टर्न फ्रंट पर ऑस्ट्रिया हंगेरियन आर्मी डिसरे में थी और रिट्रीट कर रही थी रशियन एडवांस की वजह से और ऑन दी वर्ज ऑफ क्लैप थी। और 13 सितंबर को फ्रांस में जनरल जोसेफ जोफ्रे के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई। जोसेफ जोफ्रे फ्रेंच के डिज़ास्टर का बड़ा जिम्मेदार था अगस्त के, लेकिन इसे क्रेडिट मिला सितंबर की सक्सेस का। मीटिंग में फुल ऑप्टिमिज्म था और ये डिस्कस किया गया कि कितना टाइम लगेगा जर्मन्स को बॉर्डर तक पुश करने में। कुछ ने कहा 4 हफ्ते और कुछ ने 3। लोग फिर ये बात कर रहे थे कि वार क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली फ्रेंच की एमुनिशन कम हो गई थी और वो जर्मन रिट्रीट को फुली एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे और ब्रिटिश एडवांस कर रहे थे लेकिन काफ़ी स्लोली। जर्मन्स के लिए ब्रांड न्यू चीफ ऑफ स्टाफ फाल्केनहाइन फॉर्मर प्रशियन मिनिस्टर ऑफ वार बना। 3 सितंबर को ब्लडी मंथ ऑफ फाइटिंग स्टार्ट हुई क्योंकि जर्मन्स ने रिट्रीट को स्टॉप किया और फ्रांस में बेस्ट डिफेंस सिस्टम बनाया। दी आइन रिवर दरिया 30 मीटर वाइड था, साथ में लो लाइंग ग्राउंड जो स्ट्रेच करता था 2 किलोमीटर आइदर साइड। जर्मन्स ने नॉर्थ साइड में डग किया रीज से कुछ माइल्स दूर। इस रात ब्रिटिश ने रिवर को क्रॉस किया हैवी फॉग में। दिन में फॉग क्लियर हुई तो हैवी फायर की वजह से हैवी लॉसेस हुए। सितंबर 14 की मॉर्निंग तक इन्होंने नॉर्थर्न बैंक तक इस्टेब्लिश कर दिया था, लेकिन ट्रूप्स टेरिबल स्टेट में थे क्योंकि कईयों ने खाना तक नहीं खाया था और काफ़ी एग्जॉस्टेड थे। अगले कुछ हफ्ते वो स्ट्रगल करते रहेंगे,
ब्रिज तक पहुंचने के लिए, लेकिन जर्मन ट्राई करते रहेंगे इन्हें ड्राइव बैक करने की रिवर तक। इसके बावजूद कि रोज़ाना दोनों साइड्स पर हज़ारों की तादाद में कैजुअल्टीज हुई, दोनों सक्सीड नहीं हुए। किसी ने भी रिट्रीट की प्लानिंग नहीं की और 4 सितंबर को ब्रिटिश कमांडर जॉन फ्रेंच ने पहला ऑर्डर दिया ब्रिटिश को इंट्रेंच करने का। जर्मन्स भी डिगिंग कर रहे थे। ये शुरुआत थी ट्रेंच वॉरफेयर की।